जरा सोचिए, क्या एक सॉफ्टवेयर की गलती लाखों लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीन सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग के बीच हुए एक ऐसे ही टकराव की जो सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि तकनीक, नागरिक अधिकारों और भारत के लोकतंत्र के भविष्य पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके ये शब्द, मैं यहाँ हूँ क्योंकि न्याय दरवाजों के पीछे रो रहा है। ये शब्द उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तब कहे जब वो लाखों वोटर्स के अधिकारों के लिए एक ऐसा कदम उठाने जा रही थीं जो भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। हाँ, आपने सही सुना। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद सुप्रीम कोर्ट में एक केस पर बहस करने पहुंचा हो। इस एक घटना ने पूरे विवाद को नेशनल हेडलाइंस में ला दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मामला इतना गंभीर हो क्यों गया था? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मुख्यमंत्री की दलीलें आखिर थीं क्या। कोर्ट के अंदर बनर्जी ने काफी इमोशनल दलीलें दी। उनका कहना था कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये वोटर्स को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें हटाने के लिए बनाई गई है। आरोप ये भी लगा कि महिलाओं के नाम सिर्फ इसलिए हटाए जा रहे हैं क्योंकि शादी के बाद वो अपने पति का सरनेम इस्तेमाल करती हैं। और तो और यहाँ तक कह दिया गया कि जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य चुनावों से ठीक पहले बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। उनका सबसे बड़ा आरोप ये था कि इस काम के लिए जानबूझकर बीजेपी शासित राज्यों से 8,000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स लाए गए हैं। तो ये तो थी कोर्ट की बात। अब जरा उस टेक्निकल प्रोसेस को समझते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ में है। इस प्रोसेस का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या शॉर्ट में कहें तो SIR। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का एक तरीका है वोटर लिस्ट को अपडेट करने का, जिसमें आज के वोटर्स को 2002 की वोटर लिस्ट से डिजिटली लिंक करके देखा जाता है। 1.5 करोड़, ये नंबर जरा ध्यान से सुनिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल में इतने सारे वोटर्स को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था जो कि राज्य की टोटल वोटर आबादी का 18% से भी ज्यादा है। अब इस जांच के दौरान वोटर्स को मेनली 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहले थे अनमैप्ड वोटर्स, मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये वो लोग थे जिनका नाम 2002 की लिस्ट में था ही नहीं उनके किसी पूर्वज का। और दूसरी कैटेगरी थी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वालों की, यानी ये वो वोटर्स थे जिनका नाम 2002 की लिस्ट से मैच तो हुआ लेकिन नाम की स्पेलिंग या उम्र जैसी डिटेल्स में कुछ फर्क मिला। और जब हम इन नंबर्स को देखते हैं तो मामला और भी सीरियस लगने लगता है। इस चार्ट को देखिए, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 1 करोड़ 31 लाख वोटर्स का उन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए फ्लैग किया गया था। इसके अलावा 58 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए और 32 लाख को अनमैप्ड मार्क कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि बंगाल सरकार क्यों कह रही थी कि ये प्रोसेस भेदभाव वाला है और इसमें खामियां हैं। चलिए उनके तर्कों को और गहराई से देखते हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता पता है सुप्रीम कोर्ट की इस एक टिप्पणी से समझी जा सकती है। कोर्ट ने खुद कहा, हमें नहीं पता कि टैगोर का उच्चारण या स्पेलिंग कैसे की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैगोर नहीं है। मतलब नाम लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं पर इंसान तो वही है। राज्य सरकार का यही तर्क था कि मोहम्मद का MD हो जाना या चट्टोपाध्याय का चटर्जी बन जाना ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन इनकी वजह से असली वोटर्स को बेवजह परेशान किया जा रहा था और उन्हें गलत तरीके से फ्लैग किया जा रहा था। ठीक है, ये तो हुआ एक पक्ष, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। तो अब सुनते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या कहना था। चुनाव आयोग ने अपने बचाव में कई बातें कहीं। उनका पहला पॉइंट था कि माइक्रो ऑब्जर्वर इसलिए लाने पड़े क्योंकि राज्य सरकार सहयोग ही नहीं कर रही थी। आयोग का कहना था कि बार बार याद दिलाने पर भी राज्य ने इस काम के लिए जरूरी अवसर नहीं दिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ दुश्मनी का माहौल बनाया जा रहा था। पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक जांच में कुछ ऐसा सामने आया जिसने ऑफिशियल दावों और जमीनी हकीकत के बीच का एक बड़ा फर्क दिखा दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने दावा किया कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं यानी EROs, वो हर नोटिस पर पूरी तरह सोच समझकर साइन कर रहे थे। लेकिन ये तो था दावा, हकीकत क्या थी?
कोलकाता की ही एक ईआरओ ने बताया कि वो लोग हर रोज लगभग 4000 समन पर साइन कर रहे थे। अब आप ही सोचिए, क्या इतने सारे मामलों की एक-एक करके जांच करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और फिर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जांच ने इस बात का खुलासा किया कि ये सारे नोटिस असल में अधिकारी नहीं बल्कि एक अनटेस्टेड एल्गोरिदम, एक सॉफ्टवेयर धड़ाधड़ निकाल रहा था। और इस सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी गड़बड़ पकड़ में आई। होता क्या था कि ये सॉफ्टवेयर मैचिंग से पहले बंगाली रिकॉर्ड्स को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता था और यहीं पर गलती हो जाती थी। जैसे एक आदिवासी सरनेम है खालसो, सॉफ्टवेयर ने इसे बंगाली से ट्रांसलेट करके खालको बना दिया और नतीजा एक सही वोटर को गलत बताकर फ्लैग कर दिया गया। अब ये जो पूरा विवाद है, इससे सिर्फ एक वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के तौर पर देखना सही नहीं होगा। ये असल में एक बहुत बड़े टकराव का हिस्सा है। असल में ये लड़ाई सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच नहीं है। ये पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच चल रही असहमतियों की एक लंबी कड़ी का हिस्सा है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े करती है। और जब हम ये कहते हैं तो बात आती है संघवाद यानी फेडरलिज्म की। इसका सीधा सा मतलब है संविधान के हिसाब से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ताकत का बंटवारा, जहां दोनों अपने अपने दायरे में फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। याद होगा, कुछ समय पहले सीबीआई को लेकर भी ऐसा ही एक विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जब पश्चिम बंगाल ने राज्य में सीबीआई जांच की सहमति वापस ले ली थी। वो मामला भी बिल्कुल इसी मामले की तरह केंद्र और राज्य के अधिकारों के टकराव पर ही था। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस एल्गोरिदम के जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी हावी है, तो एक नागरिक के वोट देने के अधिकार पर आखिरी फैसला कौन करेगा? कोई इंसान, कोई अधिकारी या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम? इसका जवाब जो भी हो, वो हमारे लोकतंत्र का भविष्य जरूर तय करेगा।